खबर दिन भर को पेश करने में ताउन कर रहे हैं। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। खबर दिन भर देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। महाराष्ट्र बल्दियाती इंतखाबात में एनडीए की बड़ी जीत। वज़ीर आज़म मोदी ने तरक्याती एजेंडे पर अवाम के एतमाद का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला रेखा गुप्ता और मनजिंदर सिंह सिरसा ने नुमाइश का दौरा किया। फिजाई आलूदगी से निपटने के लिए जदीद साइंसी हल को जल्द नाफिज करने का किया अज़्म ज़ाहिर। ईरान की सूरत हाल पर हिंदुस्तान अलर्ट। वजारत खारजा ने शुरू किए एहतियाती इक़दामात। जयशंकर ने ईरानी हममनसब से टेलीफोन पर की बातचीत। ईरान की बिगड़ती सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल का अहम इजलास। अमेरिका, रूस और पाकिस्तान के पेश किए दो टुक मौक़िफ़। और वेनेजुएला की सियासत में नया बोर्ड। अपोजिशन लीडर मारिया कोरिना ने नोबेल मेडल सदर ट्रंप के हवाले किया। आईसीसी का दो रुकनी वफद कल बांग्लादेश का करेगा दौरा। वर्ल्ड कप के दौरान सख्त हिफाजती इंतजामात की बीसीसीआई को करवाएगा यकीनी हाल। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के बल्दियाती इंतखाबात में एनडीए की वाज़ेह बरतरी और शानदार कामयाबी पर रियासत की अवाम का शुक्रिया अदा किया। आज जारी होने वाले नतायज के मुताबिक बीजेपी और एकनाथ शिंदे की क़यादत वाली शिवसेना ने मुंबई समेत रियासत के अहम कॉरपोरेशंस में बड़ी कामयाबी हासिल की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि महाराष्ट्र के अवाम ने एनडीए के गुड गवर्नेंस और तरक्याती एजेंडे पर मुहर लगा दी है। उन्होंने मजीद कहा कि हमारा तरक्याती रिकॉर्ड और विजन अवाम के दिलों को छू गया है। ये वोट रियासत की तरक्की को मजीद रफ्तार देने और उसकी अजीम सकाफत को मनाने के लिए। तो बीएमसी इंतखाबात में बीजेपी की क़यादत वाले इत्तेहाद की शानदार कारकर्दगी पर खुशी का इजहार करते हुए वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने इसे हिंदुत्व और तरक्की की मुश्तरका जीत करार दिया। मुंबई में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि अवाम ने मनफी सियासत को मुस्तरद करके बीजेपी के एजेंडे को कबूल किया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि तारीखी जीत हिंदुत्व के नजरिए को वक्फ है जो रियासत की जड़ों में बसा हुआ है। इस जीत के बाद बीजेपी के खेमे में जश्न का माहौल है और इसे 2027 के असेंबली इंतखाबात से कबल एक बड़े सियासी संगमील के तौर पर देखा जा रहा है। महाराष्ट्राचा विश्वास हा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींवरच आहे हे देखील या निकालाने स्पष्ट केलेलं आहे। आणि म्हणून आज खऱ्या अर्थानं या निकालाच्या निमित्ताने हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचंही मी स्मरण करतो, कारण त्यांचाही आशीर्वाद हा आपल्या महायुतीच्याच पाठीशी होता आणि म्हणून हा विजय आपल्याला या ठिकाणी मिळालेला आहे। आणि आज खरं म्हणजे लांब लचक भाषण करण्याची आवश्यकता नाहीये, पण एक गोष्ट निश्चित आहे की ज्या मुद्द्यांवर आपण ही निवडणूक लढलो त्या मुद्द्यांना लोकांनी प्रतिसाद दिलाय आणि पुढेही आमचा अजेंडा हा विकासच असणार आहे। एकेका शहराला त्या ठिकाणी परिवर्तित करून मुल्क में स्टार्टअप कल्चर एक बड़ी तब्दीली की अलामत बनता जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का कहना है कि हिंदुस्तानी नौजवान और कारोबारी अफराद अब हकीकी मसाइल के हल पर तवज्जो दे रहे हैं और स्टार्टअप इंडिया मिशन महज एक मंसूबा नहीं बल्कि एक तहरीक बन चुका है। स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के 10 बरस मुकम्मल होने पर मुनक़िदा एक बड़े प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान आज दुनिया के 3 बड़े स्टार्टअप
इकोसिस्टम्स में शामिल हो चुका है, जहां न सिर्फ नई कंपनीज उभर रही है बल्कि रोजगार के मौके भी तेजी से पैदा हो रहे हैं। साथियों, हम सभी जानते हैं कैपिटल के बिना सबसे अच्छे आइडियाज भी मार्केट तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए हमने इनोवेटर्स के लिए फाइनेंस तक पहुंच सुनिश्चित कर उस पर भी फोकस किया है। फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स के जरिए 25,000 करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट किया गया है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड, इन स्पेस सीड फंड, निधि सीड सपोर्ट प्रोग्राम, ऐसी स्कीम्स के जरिए स्टार्टअप्स को सीड फंडिंग दी जा रही है। मुल्क में कारोबारी सोच और इख्तिरार के शोबे में एक बड़ी तब्दीली देखने में आ रही है। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह का कहना है कि मुल्क में स्टार्टअप्स की तादाद 2 लाख से तजावुज कर चुके हैं, जिसके बाद हिंदुस्तान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। जम्मू में एक स्टार्टअप कैंप से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया जैसे इक़दामात ने नौजवानों की सलाहियतों को नई सिमत दी। याद रहे कि उस समय देश में कल्पना तक नहीं थी बहुत से लोगों की कि स्टार्टअप का अर्थ क्या है। मात्र 350-400 हुआ करते थे हम, आज हम 2 लाख से अधिक हो गए। दुनिया के इकोसिस्टम में तीसरे दर्जे आन खड़े हुए और ये धारणा भी जाती रही कि केवल बड़े बड़े शहरों और मेट्रोज में स्टार्टअप की मुहिम को गति मिलती है। हमारे 45-50% 2 लाख में से स्टार्टअप टीयर 2 और टीयर 3 छोटे कस्बों से आते हैं। उनमें से भारी संख्या में ऐसे हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे ऐसे वेंचर्स हैं जो वुमेन लेड है, बेटियों ने बच्चियों ने चलाए हैं। और इसी सब को ध्यान रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के सहयोग और उनके निर्देश अनुसार डेडिकेटेड दिल्ली के वज़ीर आला रेखा गुप्ता और काबीना वजीर मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज दारुल हुकूमत में फिजाई आलूदगी से निमटने के लिए जदीद तकनीकी हल और आलात पर मबनी एक खुसूसी नुमाइश का मुआयना किया। इस दौरे का मकसद दिल्ली की जहरीली हवा को साफ करने के लिए जदीद तरीन आलमी टेक्नोलॉजी का जायजा लेना था। वज़ीर आला और मनजिंदर सिंह सिरसा ने नुमाइश में मौजूद स्मोक टावर्स, एंटी डस्ट गन्स और हवा को साफ करने वाले जदीद एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम्स का बारीक बीनी से मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने माहौलियाती माहिरीन और इंजीनियर से भी मुलाकात की और यह समझने की कोशिश की कि किस तरह कम लागत और ज़्यादा मौसर तरीके से दिल्ली के आलूदा इलाकों में हवा के मयार को बेहतर बनाया जा सके। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और पंजाब बीजेपी के सदर सुनील जाखड़ ने आज यहां एक अहम मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने पंजाब की मौजूदा सूरत हाल, किसानों के मसाइल, अमन अमान के हवाले से आम आदमी पार्टी की हुकूमत को आड़े हाथों लिया। वज़ीर आला नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा हुकूमत किसानों को 24 फसलों पर MSP दे रही है। आज इन्हां दा भारतीय जनता पार्टी परिवार विच मैं बहुत ही निघा स्वागत करदा कि अज इन्हां ने भारतीय जनता पार्टी दे विचार नाल जुड़ के पंजाब दी भलाई दे लई अज कदम चुक्या है। पंजाब दे लोकी जिस भय दे नाल गुजर रहे ने, वो भय जो उन्हां दे दिलां विच है। जदों कांग्रेस पार्टी दी सरकार दे विच बड़े बड़े घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार वो कांग्रेस पार्टी दे विच हो रहा सी। पंजाब में अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल, मंशियात की बढ़ती हुई लानत और हालिया मुतनाज़ा वीडियो के मामले पर भारतीय जनता पार्टी पंजाब के लीडरों और कारकुनान ने आज सीएम भगवंत मान के सरकारी आइशगाह के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया। बीजेपी की रियासती कोर कमेटी की कॉल पर सैकड़ों कारकुनान चंडीगढ़ में जमा हुए और वज़ीर आला की रिहाइशगाह की तरफ मार्च किया। मुजाहिरीन को रोकने के लिए चंडीगढ़ पुलिस ने सख्त हिफाजती इंतजाम कर रखे थे। जब कारकुनान ने रुकावटें तोड़ने की कोशिश की तो पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान शदीद हाथापाई भी हुई। पंजाब बीजेपी के सदर सुनील जाखड़ ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि यह एहतजाज अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल, मंशियात की बढ़ती लानत को लेकर किया गया।
ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ ਉਹ ਘਬਰਾਹਟ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦ ਸੱਤਾ ਹਿਲਦੀ ਦਿਖਦੀ ਆ ਸੱਤਾ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਅਖੀਰਲਾ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ हमारे साथ रेल राज्य मंत्री बिट्टू हैं। बिट्टू जी क्या वजह है आज सीएम आवास तक आपको आना पड़ा? छोड़ो तमिलनाडु के नायब वज़ीर आला उदयनिधि स्टैलिन ने डीएम के नौजवान कॉन्फ्रेंस की तैयारियों का जायजा लिया। स्टैलिन ने जनूबी जोन यूथ विंग एग्जीक्यूटिव मीटिंग से पहले उसके इनेकाद के मुकाम पर तैयारियों और इंतजाम का जायजा लेने के लिए दुर्धंगर का दौरा किया। उदयनिधि स्टालिन की सरबराही में मुनक्किद होने वाला ये इवेंट फौरी तौर पर आने वाले 2026 के तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र अहम सियासी तकरीब तस्वुर किए जा रहे हैं, जिसमें पार्टी की नौजवान क़यादत को मुनज़्ज़म करने और इंतखाबी हिकमत अमली पर तवज्जो दी जाएगी। मौजूदा हिंदुस्तान की समाजी फिजा पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए मगरबी बंगाल के साबिक गवर्नर और मारूफ दानिश्वर गोपाल कृष्ण गांधी ने कहा कि आज की अवाम मुकालमे पर गुस्सा, इंतकाम और बदले का जज्बा उन पर हावी हो चुका है। जो लिटरेचर फेस्टिवल के 19वें एडिशन से खिताब करते हुए उन्होंने ये कहा कि मुल्क में इख्तलाफ राय अब बर्दाश्त के बजाय टकराव की सूरत हाल इख्तियार कर चुका है, जहाँ मुआफ़ी, एतराफ़ गलती और दरगुजरी जैसी कुदरत पस मंजर में चली गई है। गोपाल कृष्ण गांधी के मुताबिक नफरत और अदावत आज अवामी राय की मंडी में सबसे ज़्यादा फरोख्त होने वाली जिन्स बन चुकी है, जो न सिर्फ समाज बल्कि जमहूरी इक़्तिदार के लिए भी एक संजीदा चैलेंज है। बदला इज द हिंदी वर्ड दैट इज वेरी कॉमनली यूज्ड। हम बदला लेंगे, बदला देंगे, एंड इट इज एन एंडलेस गेम। Vendetta and retaliation are virtually endless. We have become retaliatory people, and there is enough evidence to show that this is endless. I really do not know how we will get over this. It is a very long time, and I put this to you. दारुल हुकूमत दिल्ली में अमन, भाईचारा और मजहबी हमाहंगी के फ़रोग़ के मकसद से इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में बैनुल मज़ाहिब मुकालमे का एक अहम प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। इंटरफेथ बारहमनी फाउंडेशन ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा इस प्रोग्राम का मौजू अमन व तरक्की के इत्तेहाद था, जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब और तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाली मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की। प्रोग्राम में मुकालमा, रवादारी और बाहमी एहतराम पर जोर दिया गया। RSS के सीनियर अरकान, साबिक आला सरकारी अहदेदारान और समाजी शख्सियात ने बैनुल मज़ाहिब राब्ते को वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया। संबंधित संगठन से पूछा, आपने कोई सर्कुलर जारी किया? उन्होंने कोई सर्कुलर जारी नहीं किया। ये जो लोग थे वो आपके थे क्या? हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मीटिंग के कन्वीनर डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार साहब। सर, आपके मुंसिफ के जो सुनने वाले हैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि मेरा ये मानना है कि हर मसले का हल, चाहे वो कितना ही पेचीदा क्यों ना हो, मसले का हल बातचीत के अलावा दूसरा कोई होता नहीं है। इस दुनिया ने जेनोसाइड्स देखे, इस दुनिया ने वॉर्स देखी, इस दुनिया ने नफ़रतों का अंबार देखा और तमाम चीज़ें आपने देखी, लेकिन हर सब कुछ होने के बाद गज़ा देख लीजिए ना, लाखों मासूम जानों का ज़िया हो गया। बात कहाँ आके ख़त्म हो रही है? बात ख़त्म यहाँ आके हो रही है कि ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि साहब मैं इसकी लुक आफ्टर करूँगा, लेकिन फ़लस्तीनी रियासत तो बन तो रही है ना, जैसी भी बन रही है। जब आप कभी नहीं देता हूँ ना, इस सवाल को लेता हूँ, मुसलमानों को क्या करना चाहिए? क्या मुसलमान ही ठेकेदार है हर काम करने का? ये नहीं बात है। बात ये सबको क्या करने की ज़रूरत है। ये RSS को भी करना है, हिंदू समाज को भी करना है, मुसलमान को भी करना है, मुस्लिम समाज को भी करना है। हम जब ये ज़ुबान बोलते हैं कि मुसलमान को क्या करना है, तो ऐसा मालूम होता है जैसे कि मैं सरहद के उस पार खड़ा हूँ। हम सब सरहद के इधर हैं कि भाई प्रधानमंत्री को तो बोलना ही पड़ेगा हमारे बीच में कि अगर कोई वारदात होती है, कोई घटना होती है, और प्राइम मिनिस्टर का बहुत बड़ा पॉलिटिकल फुटप्रिंट है हिंदुस्तान में, उनकी बहुत बड़ी हैसियत है, बहुत बड़ी इज्जत है, उनकी बात सुनी जाती है, तो प्राइम मिनिस्टर को बोलना चाहिए कि जो हिंदुस्तान 1950 में था पार्टीशन के बावजूद, वो हिंदुस्तान आज नहीं रहा। उसी से हम फाइट कर रहे हैं। हम लोगों ने जो प्रॉब्लम्स हैं वो पेश किए हैं। दो प्रॉब्लम्स हैं, एक तो हेट स्पीच और दूसरा मीडिया और टेलीविज़न जो ये जहर फैला रहे हैं, इन पे काबू लेना बहुत ज़रूरी है। और मुझे पूरा यकीन है
कि इस पर कार्रवाई होगी। वो तो जाहिर होता है, वो पोस्ट देख लीजिए आप, सिवाय मज़हब और हेट के और कुछ डायलॉग हो ही नहीं रहा सोशल मीडिया पे। कैमरा बल मुंसिफ टीवी दिल्ली। सेकुलरिज्म महज निसाबी लेक्चर्स या वक्ती तरबियत का नाम नहीं, बल्कि एक तर्ज जिंदगी है जो माहौल और इक़्तिदार से खुद ब खुद इंसान में रच बस जाता है। ये कहना है मारूफ शायरा, नग़मा निगार और दानिश्वर जावेद अख्तर का, जिन्होंने जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 19वें एडिशन के इफ्तिताही दिन पर अपने मखसूस बेबाक और फिक्री अंदाज में ख्यालात का इजहार किया। अपने सेशन में जावेद अख्तर ने न सिर्फ सेकुलरिज्म के मफहूम पर बात की, बल्कि अपनी ज़ाती ज़िंदगी के वाक़यात, मौजूदा सियासी व समाजी ज़ावियों और नई नस्ल से जुड़ी तनकीद पर भी खुलकर गुफ्तगू की। सेकुलरिज्म शुड बी अ वे ऑफ लाइफ। वो ऐसे ही जी रहे हैं सब, तो वो आप पे खुद आ जाएगा। अगर एक दिन आपको लेक्चर दिया जाए उस पर और आपको लेक्चर सुन के पॉइंट A, B, C याद रखें, दैट इज फेक, दैट इज आर्टिफिशियल, दैट्स ओनली हार्डली इट कैन टेक। बट इफ दैट इज योर वे ऑफ लाइफ, दैट्स द वे ऑफ लाइफ you have seen, that's the way you have seen your elders, people whom you respect, admire, living, then it comes in. वेस्ट बंगाल में SIR पर सियासी हलचल तेज हो गई है। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने इस अमल पर सख्त एतराज़ात करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए। कोलकाता में मीडिया से बातचीत के दौरान ममता बनर्जी का कहना था कि वोटर फहरिस्तों के नजरसानी के नाम पर अक़लियती और पसमानदा तबक़ात के वोटरों को दानिस्ता तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने न सिर्फ इस अमल को तशवीशनाक करार दिया, बल्कि रियासत में कशीदगी फैलाने के मुबैना कोशिशों पर भी सवाल उठाए। একমাত্র বাংলা এইসবগুলো কেন? অন্য স্টেটের বেলায় সবকিছু অ্যালাউড, বাংলার বেলায় কিছুই অ্যালাউ নয়। তো ইলেকশন কমিশন কি ঠিক করবে? অনলি বিজেপি ইজ অ্যালাউড, নোবডি ইজ অ্যালাউড? হোয়াট ইজ দিস নিউসেন্স ইজ গোয়িং অন? চেয়ারের মর্যাদা রক্ষা করুন, চেয়ারের পরম্পরা রক্ষা করুন, চেয়ারের ইম্পার্শিয়ালিটি রক্ষা করুন, মানুষ আপনাকে শ্রদ্ধা জানাবে। মাইগ্রেন্ট লেবারদের উপর যে অত্যাচার হচ্ছে প্রত্যেকটা কেস আমরা টেক আপ করছি, এফআইআরও হয়েছে প্রত্যেকটা, আমরা অ্যারেস্টও করব, অ্যারেস্ট আমরা করছি এবং করব। মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার যাদের উপরে অত্যাচারিত হচ্ছে সব পরিবারকে আমরা সাহায্য করছি, করব, কিন্তু যা করছে সেটা অন্যায় এবং এটা বিজেপি রাজ্যগুলোতে হচ্ছে। তাহলে বিজেপি ईरान में बदलती हुई सूरत-ए-हाल के पेश नज़र भारत की वजारत खारजा ने एहतियाती इक़दामात शुरू कर दिए हैं। वजारत का कहना है कि ईरान में मुकीम वो हिंदुस्तानी शहरी जो वतन वापस के ख्वाब जिनके हों, उनकी सहूलत के लिए इब्तदाई तैयारियों पर गौर किया जा रहा है। फ़िलहाल किसी इनखला की ज़रूरत नहीं है। इस तनाजुर में वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास सिरागची से टेलीफोन पर बातचीत भी की, जिसमें उन्होंने ईरान और ख़ित्ते की मजमूई सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया। देखिए, आपको जैसा कि पता है, ईरान में करीबन हमारे 9,000 नागरिक इस समय रहते हैं, लगभग। इनमें से ज़्यादातर लोग हमारे विद्यार्थी लोग हैं, उसके अलावे नाविक हैं और तीर्थयात्री हैं और भी कुछ लोग जो व्यापार से जुड़े लोग वहाँ पर रहते हैं। हाल ही के दिनों में वहाँ जो गतिविधि चल रही है उसको लेकर हम लोगों ने 2-3 एडवाइजरी इशू किए। एडवाइजरी में हमने ये कहा कि जो हमारे नागरिक हैं भारत में वो ईरान अभी ना जाएं, और जो भारत में वहाँ जो हमारे भारतीय नागरिक रह रहे हैं उनको कहा गया कि आप देश छोड़ने का जो भी मीन्स है, अभी तो कमर्शियल फ्लाइट्स वो भी उसका भी रास्ता अभी है, तो वो सब लेके लोग वहाँ से निकले। उसके अलावे वहां पर जो गतिविधि है उस पर हम लोग नजर बनाए हुए हैं। ईरान में जारी कशीदा सूरत-ए-हाल के बायस हिंदुस्तान में वालिदैन की तशवीश में इजाफा देखा जा रहा है। खबरों में मुजाहिरों, कर्फ्यू और इंटरनेट बंदिश की इत्तलात ने बेचैनी को और बढ़ा दिया। ताहम इसके बरक्स ईरान में वज़ीर तालीम हिंदुस्तानी तलबा की जानिब से सोशल मीडिया पर सामने आने वाली वीडियोज़ वालिदैन को तसल्ली देने की कोशिश कर रहे हैं। इन वीडियोज़ में तलबा ने वाज़ेह कहा कि वो महफूज हैं और यूनिवर्सिटीज़ उन्हें हर मुमकिन सहूलत फराहम कर रही है। ईरान पर मुमकिन अमेरिकी फौजी कार्रवाई के खदशात के दरमियान खलीजी खित्ते में
पस पर्दा सिफारतकारी तेज हो गई है। सऊदी अरब, कतर और ओमान ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान को दी जाने वाली सख्त धमकियों के बाद कशीदगी कम करने के लिए खुफिया राब्ते शुरू कर दिए हैं। खित्ते के करीबी अमेरिकी इत्तेहादी होने के बावजूद ये ममालिक ईरान पर हमले के मुमकिन असरात को लेकर शदीद तशवीश में मुब्तला दिखाई दे रहे हैं। पेश तफसीली रिपोर्ट। मुमकिना अमरीकी फौजी कार्रवाई के खदशात के पेश नज़र खलीजी अरब ममालिक ने पसे पर्दा सिफारती सरगर्मियाँ तेज़ कर दी हैं। सऊदी अरब, कतर और ओमान, जो अमेरिका के करीबी इत्तेहादी समझे जाते हैं, ईरान पर हमले के मुमकिना सिक्योरिटी और माशी नताइज पर गहरी तशवीश रखते हैं। एक ओहदेदार के मुताबिक ईरान पर किसी भी फौजी कार्रवाई के असरात सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि इसके सिक्योरिटी और माशी असरात पूरे मशरक़ वस्ता में महसूस किए जाएंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब, कतर और ओमान ने वाशिंगटन तक पैगाम पहुंचाया है कि इस वक्त ईरान पर हमला ना किया जाए, क्योंकि इससे आलमी तेल मंडी में शदीद हलचल पैदा हो सकती है, जिसका नुकसान खुद अमरीकी मईशत को भी उठाना पड़ेगा। इधर CNN की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बाज़ अरब हुकूमतों ने अमरीका को खबरदार किया है कि ईरान पर हमला वहाँ जारी एहतजाजी तहरीक के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। अरब हुकाम का कहना है कि फौजी कार्रवाई का उल्टा असर ये हो सकता है कि ईरान के मुख्तलिफ सियासी और समाजी गिरोह अपने इख्तिलाफात भुलाकर हुकूमत के साथ खड़े हो जाएं। सऊदी अरब, कतर और ओमान की हुकूमतों से इस मामले पर मौक़िफ़ जानने के लिए राबतों की कोशिशें की गईं, ताहम किसी भी मुल्क की जानिब से बाज़ाबिता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। वाज़े रहे कि खुफिया सिफारती कोशिशें ऐसे वक्त में सामने आई हैं जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खबरदार किया है कि अगर मुज़ाहिरीन को नुकसान पहुंचाया गया तो अमरीका सख्त फौजी कार्रवाई पर गौर कर सकता है। इसके जवाब में ईरान ने भी सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा है कि अगर अमरीका ने हमला किया तो खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों, तनसीबात और मफादात को निशाना बनाया जाएगा। ईरान का ये बयान खलीजी ममालिक के लिए ख़ास तौर पर तशवीश का बाइस है, क्योंकि सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत और दीगर खलीजी रियासतों में अमरीकी फ़ौजी अड्डे और अहलकार मौजूद हैं, जिन्हें ईरान माजी में निशाना बनाने की धमकियां देता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। तो ईरान में बिगड़ती हुई सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल का एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जो आलमी ताकतों ने खुलकर अपने मौक़िफ़ पेश किया। अमेरिका, रूस और पाकिस्तान के मुस्तक़बिल मंदूबीन के बयानात ने वाज़ेह कर दिया कि ईरान का मामला अब सिर्फ दाखिली नहीं रहा, बल्कि इलाकाई और आलमी सतह पर भी तशवीश का बायस बन चुका है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में ईरान की दाखिली सूरत हाल, इंसानी हकूक़ की हालत, इलाकाई अमन और बढ़ती हुई कशीदगी पर तफसीली गौर किया गया। रूसी मुस्तकिल मंडूब ने इजलास से खिताब में ईरान और दीगर खुद मुख्तार ममालिक के अंदरूनी मामलात में बैरूनी मुदाखलत की सख्त अल्फाज में मुजम्मत की। उनका कहना था कि किसी भी मुल्क के दाखिली अमूर में मुदाखलत न सिर्फ खुद उस मुल्क बल्कि पूरे खित्ते के लिए खतरनाक नताइज का बायस बन सकती है। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने इजलास में मुतवाज़िन और मुहतात मौक़िफ़ अपनाया। उन्होंने वाज़ेह किया कि एक मुस्तहकम और पुरअमन ईरान पाकिस्तान के कौमी मफाद में है। उनका कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर ताकत के इस्तेमाल की मुखालिफत करता है, जबकि ईरान पाकिस्तान का बरादर हमसाया मुल्क है जिसके साथ देरीना और तारीखी ताल्लुकात कायम है। आसिम इफ्तिखार के मुताबिक पुरअमन ईरान न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है और हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के सिफारती ताल्लुकात से जुड़ी एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने तस्दीक की है कि अफगानिस्तान ने हिंदुस्तान में अपना कायम मुकाम सफ़ीर मुकर्रर कर दिया है। तर्जुमान के मुताबिक काबुल में हिंदुस्तानी टेक्निकल मिशन को पहले ही सिफारती सतह पर अपग्रेड किया जा चुका था। वेनेज़ुएला की सियासत से जुड़ा एक गैर मामूली वाक़या उस वक्त आलमी तवज्जो का मरकज़ बन गया जब अपोजिशन लीडर ने अपना नोबल प्राइज़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को वापस पेश कर दिया। व्हाइट हाउस में होने वाली इस मुलाकात को न सिर्फ अलामती अहमियत दी जा रही है, बल्कि इसे वेनेज़ुएला के सियासी मुस्तक़बिल और वाशिंगटन के मुमकिन किरदार के तनाजुर में भी देखा जा रहा है। इस पेशकश और इस पर सदर ट्रंप के रद्द-ए-अमल ने एक नई बहस को जन्म दे दिया। बैनुल-अक़वामी क्रिकेट कौंसिल के अहदेदारान जल्द ही बांग्लादेश का दौरा करेंगे ताकि T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की शिरकत से मुतल्लिक तनाज़ा हल किया जा सकेगा।
आलमी सतह पर जारी गैर यकीनी सूरत हाल के बावजूद आज हिंदुस्तानी शेयर बाजार में 2 सेंसेक्स के बाद एक बार फिर तेजी देखी गई है। मुंतखब बड़ी कंपनियों में खरीदारी का रुझान ने बाजार को सहारा दिया, जिसके नतीजे में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सब्ज निशान में बंद हुए हैं। ताहम दिन भर बाजार में उतार चढ़ाव बरकरार रहा, जबकि आलमी मंडियों का मिला जुला रुझान भी सरमाकारों की तवज्जो का मरकज रहा। अब देखिए तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहे मुनसिफ टीवी के साथ। घरेलू शेयर बाजारों में 2 कारोबारी सेशंस की गिरावट के बाद तेजी वापस लौट आई। बीएसई का 30 शेयर्स पर मुश्तमिल हसास इशारिया सेंसेक्स 187 पॉइंट्स यानी 0.23% इजाफे के साथ 83,570 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक मौके पर सेंसेक्स में 752 पॉइंट से जायद की जबरदस्त छलांग भी देखी गई। इसी तरह एनएसई का 50 शेयर्स पर मुश्तमिल निफ्टी उतार चढ़ाव भरे सेशन में 28 पॉइंट्स की तेजी के साथ 25,694 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सेंसेक्स की कंपनियों में सबसे नुमाया इजाफा आईटी कंपनी इन्फोसिस के हिस्सों में देखा गया, जिसमें 5.67% की मजबूत तेजी रही, जिसने मजमूई तौर पर बाजार को संभालने में अहम किरदार अदा किया। इसके अलावा टेक महिंद्रा, HCL टेक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अल्ट्राटेक सीमेंट और HDFC बैंक के हिस्से भी नुमाया तौर पर फायदे में रहे। दूसरी जानब अटर्नल, एशियन पेंट्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, सन फार्मा और मारुति के शेयर्स में गिरावट देखी गई। हफ्तावार बुनियाद पर सेंसेक्स मामूली कमी के साथ बंद हुआ, जबकि निफ्टी में महदूद तेजी दर्ज की गई।